हे गाइस, मेरा नाम है अनुभव। वेलकम टू बायोलॉजी एड। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 1, नर्वस सिस्टम। और इसमें हम सिर्फ टॉपिक्स ही नहीं डिस्कस करेंगे, बल्कि मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये भी बताती जाऊंगी, ताकि आप बोर्ड्स में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। तो चलिए फिर बिना देर करे, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और क्लास 10th बायोलॉजी का मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर है। क्योंकि जैसा मैं हर वीडियो के एंड में कहती हूँ, स्टे क्यूरियस। तो वाकई में एज अ साइंस स्टूडेंट ये आप लोगों के लिए भी एक बहुत ही क्यूरियोसिटी से भरा हुआ टॉपिक है कि कैसे हम अपने ब्रेन में सोचते हैं कि हमें बायोलॉजी एड चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने हाथों की मसल्स के थ्रू उस सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लेते हैं। जोक्स अपार्ट, ये वाकई में सोचने की बात है कि कैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स कंट्रोल और कोऑर्डिनेट होते हैं ताकि एक स्पेसिफिक एक्शन को परफॉर्म कर सकें। तो बस इसी को हम इस चैप्टर में समझेंगे और जानेंगे कि कितनी इनक्रेडिबल तरह से ह्यूमन बॉडी वर्क करती है। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ स्टिमुलाई से। इन्वायरमेंट में किसी भी तरीके का चेंज जिस पे ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करे, चेंजेस इन एनवायरनमेंट टू विच ऑर्गेनिज्म रिएक्ट्स आर नोन एज स्टिमुलाई। अब मान लीजिए लाइट अचानक से बढ़ गई तो हमारी आंख की प्यूपिल छोटी हो गई, या बहुत गर्मी हुई तो ऑर्गेनिज्म ने स्वेटिंग के थ्रू रिएक्ट किया। इसी तरह कोल्ड, साउंड, किसी भी तरीके का एनवायरनमेंट में चेंज हो जिस पे ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करे, उसे हम बोलेंगे स्टिमुलाई। और स्टिमुलाई पे रिएक्ट करना लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलेगी। ऑलराइट, अब हमें इस चैप्टर में केवल एनिमल्स, स्पेसिफिकली ह्यूमंस और प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस पढ़ना है। एनिमल्स की अगर बात करें तो यहाँ दो अलग अलग सिस्टम्स होते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई पे रिएक्ट करने के लिए, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। जहां जिस तरह का स्टिमुलस मिलता है, बॉडी उसके अकॉर्डिंग इन सिस्टम्स को यूज करती है। नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ इट इज मेड ऑफ न्यूरॉन्स, जिनके बीच मैसेजेस इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में ट्रांसमिट किए जाते हैं। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी फास्ट ट्रैवल करती है, तो ऑब्वियसली नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स क्विक होता है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। वहीं एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो इट इज मेड ऑफ सिक्रीटरी सेल्स, या हम कह सकते हैं ग्लैंड्स। और यहाँ मैसेजेस उन ग्लैंड से सिक्रीट किए हुए हॉर्मोन्स के थ्रू ट्रांसमिट किए जाते हैं। हॉर्मोन्स बेसिकली केमिकल्स होते हैं। तो पहले ये हॉर्मोन्स ग्लैंड से सिक्रीट होंगे, फिर ब्लड में मिक्स होकर एक स्पेसिफिक ऑर्गन तक पहुंचेंगे और तब जाकर के मैसेज ट्रांसमिट हो पाएगा। तो इसका रिस्पॉन्स नर्वस सिस्टम के कंपैरिजन में स्लो होता है, लेकिन इनका इफेक्ट यूजुअली नर्वस सिस्टम के कंपैरिजन में ज्यादा देर तक लास्ट करता है। क्लियर? तो ऐसा ही एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, दैट कंपेयर एंड कंट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म्स फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो उसमें आप नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच इन डिफरेंसेस को लिख के आएंगे। क्लियर? इसके अलावा प्लांट्स की अगर बात करें तो यहाँ नर्वस सिस्टम नहीं होता, केवल हॉर्मोन्स के थ्रू ही प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन होता है। ऑलराइट, तो ये एक बेसिक आउटलाइन है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब एक एक करके हम इन सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे, और ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है और इस चैप्टर में बहुत डाउट्स भी हो जाते हैं, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स एकदम क्लियर होने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करेंगे कि एनिमल्स में किस तरीके से नर्वस सिस्टम के थ्रू कोऑर्डिनेशन होता है। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा सेंस ऑर्गन्स के बारे में। हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं: आईज, ईयर्स, नोज,
टंग एंड स्किन। ये जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, इनकी खास बात यह है कि इनमें रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे स्पेशल सेल्स या ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टाइप के स्टिमुलस के लिए सेंसिटिव होते हैं और उन्हें डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। आईज की अगर बात करें तो यहाँ फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं। ईयर्स में फोनो रिसेप्टर्स होते हैं जो साउंड को डिटेक्ट करते हैं। नोज में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। टंग में गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं जो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। और स्किन में थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो हीट या कोल्ड को डिटेक्ट करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आईज में कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, तो आप क्या आंसर करोगे? फोटो रिसेप्टर्स, राइट? चलिए, रिसेप्टर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो अब हम बढ़ सकते हैं नर्वस सिस्टम की तरफ। क्या फंक्शंस हैं नर्वस सिस्टम के हमारी बॉडी में? तो नर्वस सिस्टम सराउंडिंग एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसे प्रोसेस करता है, इंटरप्रेट करता है और फाइनली उसके लिए रिस्पॉन्ड करता है। दूसरा फंक्शन होगा कि यह हमारे इंटरनल बॉडी सिस्टम को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, या हम कह सकते हैं कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इंफॉर्मेशन को पास ऑन करता है। जैसे मान लीजिए आपने अपनी फेवरेट डिश की एक बाइट ली और अपने आप ही आपके माउथ में सलाइवा रिलीज हो जाता है। तो ये इसलिए कि गस्टेटरी रिसेप्टर्स ने इंफॉर्मेशन को रिसीव किया, उसे पास ऑन किया और सलाइवरी ग्लैंड को बोला कि भाई सलाइवा रिलीज कर दो। क्लियर? तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम हेल्प्स ऑल अदर सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी टू वर्क टुगेदर। इतना क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब हम जो टॉपिक करने वाले हैं ये बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस बनने के बहुत चांसेस रहते हैं। बात करेंगे यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम यानी न्यूरॉन्स की। तो हमारा नर्वस सिस्टम कुछ स्पेशलाइज्ड सेल से मिलकर बना होता है जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन। ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट सेल होता है और इसका काम है मैसेजेस को इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में कैरी करना और बॉडी में इस इंफॉर्मेशन को क्विकली पास ऑन करना। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की अगर बात करें तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं: सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन। एक एक करके तीनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डेंड्राइट्स की। ये शॉर्ट फाइबर्स होते हैं न्यूरॉन की बॉडी पे और इनका काम होता है नर्व इंपल्सेस को रिसीव करना। सेल बॉडी की बात करें तो नाम में ही है सेल, यानी इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। इसका काम है सारे डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना और उसे एक्सॉन की तरफ भेजना। नेक्स्ट, एक्सॉन सेल बॉडी से अटैच्ड लॉन्ग फाइबर होता है और ये माइलिन शीथ से कवर्ड होता है। तो आप जो ऑरेंज पोर्शन देख रहे हैं वो एक्सॉन फाइबर है और उसके ऊपर ये माइलिन शीथ चढ़ी हुई है। एक्सॉन के फंक्शन की अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को सेल बॉडी से लेकर आगे की तरफ बढ़ाता है और बढ़ाते बढ़ाते कहाँ ले जाएगा? नर्व एंडिंग पे। इसके अलावा आपको माइलिन शीथ के बारे में भी पता होना चाहिए कि ये क्या है और एक्सॉन पे क्यों चढ़ी हुई होती है ये। तो माइलिन शीथ एक कवरिंग होती है अराउंड एक्सॉन। ये फैट और प्रोटीन की बनी हुई होती है। आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उनमें ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग रहती है, जो उस कोटिंग का काम है वही इस माइलिन शीथ का काम है। बस ये फैट और प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो क्या फंक्शन है इसका? प्रोटेक्शन और इंसुलेशन प्रोवाइड करना। इंसुलेशन का मतलब देखिए, एक्सॉन बहुत ही लंबा फाइबर है। इससे जब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पास ऑन होंगी तो इसके दौरान काफी सारी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का लॉस हो सकता है, जिसकी वजह से इंपल्स बहुत स्लोली पास ऑन हो पाएगा। इंसुलेशन इसी लॉस को प्रिवेंट करता है, रोकता है। क्लियर? तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि माइलिन शीथ हेल्प्स नर्व इंपल्सेस या इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस टू ट्रैवल क्विकली। डन?
तो आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। तो मैंने आपको न्यूरॉन के फंक्शन, उसके डिफरेंट पार्ट्स और उन पार्ट्स के फंक्शन बता दिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितना मैंने आपको बताया उतना अगर आप लिख के आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। और इस चैप्टर की वीडियो के साथ साथ मैं इसकी पीपीटी का पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड करती जाऊंगी, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लिंक इज t.me/biologyaid। ओके, चलिए, तो हमने समझ लिया कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब बात कर लेते हैं कि नर्व इम्पल्सेस कैसे ट्रैवल करती हैं। हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स जाल की तरह या बहुत सारे वायर्स की तरह फैले हुए होते हैं। अब मान लीजिए कि आप अपने मोबाइल पे कुछ टाइप कर रहे हैं, तो आपको क्या टाइप करना है, ये मैसेज कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन तक ट्रैवल करता हुआ फाइनली आपकी उंगलियों की मसल्स तक पहुंचेगा, ताकि आप जो टाइप करना चाहते हैं वो टाइप कर सकें। तो इसे हमें स्टडी करना है। देखिए, बहुत ही इजी है। अभी हमने डिस्कस भी किया कि सबसे पहले डेंड्राइट इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये डेंड्राइट से सेल बॉडी तक पहुंचेगी और वहां से एक्सॉन को पास ऑन कर दी जाएगी। अब एक्सॉन का जो लास्ट पार्ट होता है उसको हम कहते हैं नर्व एंडिंग। अब ये इंफॉर्मेशन इम्पल्स के फॉर्म में नर्व एंडिंग तक पहुंच चुकी है और इसको अब पास ऑन होना है नेक्स्ट न्यूरॉन तक। अब अगर न्यूरॉन्स जुड़े हुए होते तो आराम से इम्पल्स पास ऑन हो जाती, लेकिन होता क्या है कि न्यूरॉन्स कभी भी जुड़े हुए नहीं होते। इनके बीच में एक स्पेस होती है जिसको हम कहते हैं साइनैप्स। होता क्या है कि जैसे ही इम्पल्स पहले न्यूरॉन के नर्व एंडिंग तक पहुंचेगी तो ये नर्व एंडिंग से कुछ केमिकल्स रिलीज करवाएगी। ये केमिकल्स साइनैप्स के थ्रू अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट तक पहुंच जाते हैं, जिससे उस न्यूरॉन में भी सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टार्ट हो जाती है और इसी तरह से नर्व इम्पल्स ट्रैवल करते हुए पहुंच जाती है मसल्स तक। अब यहाँ मसल सेल्स और न्यूरॉन्स के बीच में भी सिमिलर साइनैप्स होता है, जिसमें वही सिमिलर चीज होगी कि नर्व एंडिंग से केमिकल रिलीज होगा और मसल सेल्स तक पहुंचकर इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर देगा। और आप जो मैसेज टाइप करना चाह रहे थे, आपकी उंगलियों की मसल्स उस मैसेज को टाइप कर देंगी। क्लियर? अच्छा, वैसे ऑन अ डिफरेंट नोट, मान लीजिए बॉडी ने इतना काम किया, मैसेजेस को टाइप किया और मोबाइल ने उसको ऑटो करेक्ट कर दिया। कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है, राइट? सारी मेहनत बर्बाद। एनीवेज, इतना क्लियर हो गया आपको? अब बहुत सारे न्यूरॉन के टाइप्स और नर्वस सिस्टम के पार्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं, जो सब मिक्सअप हो जाते हैं और फिर बच्चों को डाउट्स होते हैं। तो अभी जो इस स्लाइड पे मैं आपको समझाने वाली हूँ वो अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो मान के चलिए कि नर्वस सिस्टम आपका ऑलमोस्ट डन विदाउट एनी कंफ्यूजन। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सीएनएस, जिसे मैंने रेड कलर से शो किया है। सीएनएस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलके बना होता है और बाकी बॉडी की जितनी भी नर्व्स हैं वो बनाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पीएनएस। क्लियर? अच्छा, बच्चों को डाउट होता है कि मैम नर्व्स और न्यूरॉन्स में क्या डिफरेंस है। तो आपके लेवल पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस इतना समझिए कि अगर एक सिंगल सेल है तो उसको हम न्यूरॉन बोलेंगे, और अगर हमने न्यूरॉन्स बंडल में ले लिए हैं तो उसको नर्व कह दिया, लेकिन बात वही है। ऑलराइट, तो न्यूरॉन्स के टाइप की बात करें तो हमारी बॉडी में 3 तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं। पहला सेंसरी न्यूरॉन, इसको मैंने ऑरेंज कलर से दिखाया है, इसका मतलब ये कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इनका काम क्या है? याद करिए, हमने अभी डिस्कस किया था कि हमारे सेंस ऑर्गन्स में रिसेप्टर्स होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और सीएनएस के पास भेज देते हैं। ओके, यानी रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब दूसरे तरीके का न्यूरॉन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जिसको बोलते हैं रिले न्यूरॉन
इन न्यूरॉन्स का काम बस इतना है कि ये बाकी सभी न्यूरॉन्स के लिए एक लिंक का काम करते हैं। एक न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन लेंगे और दूसरे न्यूरॉन के पास भेज देंगे। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं, इसलिए मैंने इसे रेड कलर से शो किया है। थर्ड तरीके के न्यूरॉन्स हैं मोटर न्यूरॉन्स। इनका काम है इम्पल्सेस को सीएनएस से रिसीव करना और इफेक्टर के पास भेज देना, यानी सीएनएस टू इफेक्टर। डन। अब इफेक्टर क्या है? ऐसा कोई भी ऑर्गन या सेल जो स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स शो करे। यानी मान लीजिए कि आपने कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, स्टिमुलस मिला और आपने हाथ पीछे कर लिया, तो हाथ की जो मसल्स होंगी वो कहलाएंगी इफेक्टर, जो स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स शो कर रही हैं। तो समझ में आ गया सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन क्या है, इनका काम क्या है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। आपसे पूछा जाए सेंसरी न्यूरॉन किसका पार्ट है, सीएनएस या पीएनएस? पीएनएस का। और रिले न्यूरॉन सीएनएस का। क्लियर हो गया? सेंसरी न्यूरॉन किस डायरेक्शन में इंपल्सेस भेजते हैं, टुवर्ड्स सीएनएस, और मोटर न्यूरॉन्स किस डायरेक्शन में भेजते हैं, अवे फ्रॉम सीएनएस। डन। अब ये जो क्लासिफिकेशन था न्यूरॉन का, ये इनके फंक्शन के हिसाब से था कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन एक क्लासिफिकेशन और होता है न्यूरॉन्स का इस बेसिस पे कि वो कहाँ प्रेजेंट हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तरीके के नर्व्स और क्लासिफाई किए जाते हैं। क्रेनियल नर्व्स, ये हेड रीजन में प्रेजेंट होती हैं और ब्रेन को हेड के सारे पार्ट से कनेक्ट करती हैं। इसके अलावा दूसरा टाइप होता है स्पाइनल नर्व्स, जो स्पाइनल कॉर्ड को रिमेनिंग बॉडी पार्ट से कनेक्ट करती हैं, जैसे कि मसल, स्किन। तो मोस्टली क्वेश्चंस सेंसरी, मोटर और रिले न्यूरॉन से आते हैं, पर इसको भी आप याद रखिएगा। क्लियर? बहुत बहुत बढ़िया। अगर ये हो गया है तो अब रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क आपको बहुत इजीली समझ में आने वाला है। अभी आप खुद देखिएगा। तो क्या है रिफ्लेक्स एक्शन? जब भी बॉडी स्टिमुलस के लिए कोई क्विक, सडन या इमीडिएट रिस्पॉन्स करती है विदाउट थिंकिंग, तो ऐसे एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। अब थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि रिफ्लेक्स एक्शंस ब्रेन के थ्रू रेगुलेट नहीं होते हैं, बल्कि these are regulated by spinal cord. एग्जाम्पल हुआ नी जर्क मूवमेंट, withdrawal of hand on touching an hot object. अब मान लीजिए आपने कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच किया और ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाए, वहां प्रोसेस हो, तो ये काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा और उसी कुछ सेकेंड्स के डिले में बहुत सिवियर बर्न्स होने का खतरा रहता है। तो इसलिए हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन जैसी अमेजिंग चीज है जो हमें ऐसे रिस्क से बचाती है। अब एनसीईआरटी के इस फिगर को देखिए। अभी तक जितना कुछ हमने डिस्कस किया है वो सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए क्या हुआ, स्किन पे रिसेप्टर्स है हीट या पेन डिटेक्ट करने के लिए। जैसे ही हाथ से हॉट ऑब्जेक्ट टच हुआ, रिसेप्टर्स के थ्रू सेंसरी न्यूरॉन के पास इंफॉर्मेशन पहुंची। सेंसरी न्यूरॉन ने इस बात को फटाफट से कन्वे किया स्पाइनल कॉर्ड को। ये स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन दिखाया गया है। अब ये जो मैसेज है ये ब्रेन तक तो जाएगा। देखिए लिखा है कि हाँ, हॉट ऑब्जेक्ट टच किया गया है, लेकिन उससे पहले ही स्पाइनल कॉर्ड ने बोला हाथ पीछे खींचो। स्पाइनल कॉर्ड में जो रिले न्यूरॉन है, इन्होंने इस इंफॉर्मेशन को जल्दी से लाके मोटर न्यूरॉन को दे दिया। मोटर न्यूरॉन हमने अभी डिस्कस किया था कि ये इम्पल्सेस को सीएनएस से इफेक्टर तक लेकर जाते हैं। इफेक्टर इस केस में कौन है? जो रिस्पॉन्स शो करेगा, यानी आर्म की मसल्स। और ये मसल्स क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। या हम कह सकते हैं कि जैसे ही मसल सेल्स को नर्व इम्पल्स मिलती है, तो इन सेल्स में कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो अपना शेप और अरेंजमेंट चेंज करके छोटे हो जाते हैं, शॉर्टर फॉर्म में आ जाते हैं। और जैसे ही ये मसल के सेल्स छोटे होंगे तो आर्म पीछे खिंच जाएगा। डन। अब जब आप रिफ्लेक्स एक्शन के इस डायग्राम को देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन जब हो रहा है तो नर्व इम्पल्सेस एक आर्क जैसे शेप का पाथवे बनाकर ट्रैवल कर रही हैं। बस इसी को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं।
यानी द पाथवे थ्रू विच नर्व इम्पल्सेस पास ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। अब थोड़ा सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करना है, जिन्हें मैं बहुत ही शॉर्ट और इजी में आपको कराने वाली हूं, तो बने रहिए मेरे साथ और नर्वस सिस्टम को फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। ऑलराइट, देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी बॉडी की सारी नर्व्स मिलके कुछ इस तरह से काम करती हैं कि मेन जो डिसीजन मेकिंग का काम है वो ब्रेन करेगा। उसके बाद जो भी डिसीजन ब्रेन लेगा वो कम्युनिकेट करेगा स्पाइनल कॉर्ड को, और फिर स्पाइनल कॉर्ड बॉडी की सारी नर्व्स को मैसेजेस कन्वे करेंगी कि भाई ये एक्शन आपको लेना है, एक्सेप्ट रिफ्लेक्स एक्शन जिसमें ब्रेन का कोई काम नहीं है। अब एक्शंस या तो वॉलंटरी हो सकते हैं या इनवॉलंटरी। मतलब देखिए, वॉलंटरी एक्शंस मतलब जो हम अपनी विल पे स्टार्ट या स्टॉप कर सकें। इन एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा, यानी दे रिक्वायर थिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल, राइटिंग। वहीं इनवॉलंटरी एक्शंस की बात करें तो ये वो एक्शंस होते हैं जो हम अपनी विल पे स्टार्ट या स्टॉप नहीं कर सकते, जैसे हार्ट का बीट करना। और इनवॉलंटरी एक्शंस में किसी भी तरीके की थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है, हमें इनके लिए सोचना विचारना नहीं पड़ता है। क्लियर? तो अब हम क्विकली ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। ब्रेन बहुत ही अमेजिंग ऑर्गन है, इसकी वजह से इंसान चांद तक पहुंच गया, लेकिन फिर भी कभी कभी पता नहीं क्यों एग्जाम के टाइम ये ब्लैंक हो जाता है। बट नेवरदलेस इट्स एन अमेजिंग ऑर्गन। ये हमारी बॉडी का हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है, यानी डिसीजन मेकिंग सेंटर होता है, जिसकी वजह से बॉडी में जितने भी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स हैं, जैसे कि थिंकिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये सारे पॉसिबल हो पाते हैं। अब जब ये इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है तो ऑब्वियसली इसे प्रोटेक्ट करना भी बहुत जरूरी है। तो ब्रेन का डबल प्रोटेक्शन किया जाता है। पहला, ब्रेन बोनी क्रेनियम या स्कल के अंदर सिचुएटेड होता है। उसके साथ साथ ब्रेन कुछ मेम्ब्रेन और फ्लूइड से सराउंडेड रहता है, जो इसे प्रोटेक्ट करती हैं और शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। जैसे आपने कभी ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया हो तो वो बबल रैप में लिपटा हुआ आता है, और ये बबल रैप शॉक एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करता है ताकि अंदर रखी हुई चीज टूट ना जाए। अब ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ये आपका एनसीईआरटी का ब्रेन का डायग्राम है। आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने तीनों पार्ट्स को डिफरेंट कलर दिया है। पहले पार्ट पे आ जाते हैं, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में फर्दर केवल एक ही पार्ट है जिसको बोलते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम सारे वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। ये मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन होता है। इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम भी यही करता है, यानी हमारी मेमोरीज यहीं स्टोर होती हैं। अब ऑब्वियसली ये वॉलंटरी एक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, यानी कि ये सेंस ऑर्गन से आने वाली इम्पल्सेस को रिसीव करेगा और उसे इंटरप्रेट करके ये डिसाइड करके कि भाई क्या करना है, मोटर एरियाज में इम्पल्सेस को भेज देगा। एग्जाम्पल, जब आप खाना खाते हो और पेट भर जाता है तो जो फुल होने वाली फीलिंग आती है कि हाँ पेट भर गया, अब और नहीं खाना, वो सेरिब्रम से ही कंट्रोल होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं मिड ब्रेन पे। तो यहां आपको बस इतना याद रखना है कि मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों ही इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। हाइंड ब्रेन फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, सेरिबेलम, मेडुला और पोन्स। सेरिबेलम की बात करें तो ये पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करता है। उसके अलावा ऐसे वॉलंटरी एक्शंस जिनमें बहुत प्रिसिशन रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि एक पर्टिकुलर पेन को पिकअप करना, उनको भी कंट्रोल करता है। मेडुला इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, सैलाइवेशन और वॉमिटिंग। पोन्स भी डिफरेंट टाइप के इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना।
बहुत ही शॉर्ट पॉइंट्स में मैंने आपको बता दिया है ताकि आप इजिली याद रख सको। फटाफट से आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ सीएनएस यानी स्पाइनल कॉर्ड पे। तो ये एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। इसका फंक्शन है ब्रेन तक और ब्रेन से नर्व इंपल्सेस को कंडक्ट करना, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। उसके अलावा हमने पढ़ा है कि स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन में भी मेजर रोल प्ले करता है। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, तो हमें इसे भी प्रोटेक्ट करना होगा। तो स्पाइनल कॉर्ड एक बोनी केज, जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, उसके अंदर एनक्लोज्ड रहता है। आप अगर अपनी गर्दन के पीछे हाथ फिराएंगे तो आपको जो बोनी स्ट्रक्चर फील होगा वो वर्टिब्रल कॉलम है, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड सिचुएटेड होती है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये वर्टिब्रल कॉलम है और ये इसके अंदर सिलिंड्रिकल स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। तो ये बात हो गई सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। अब बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो देखिए, जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो दो तरीके का हो सकता है, ऑटोनोमस या वॉलेंट्री। ऑटो मतलब सेल्फ, नोमोस मतलब गवर्निंग। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को रेगुलेट करता है, जैसे ब्रीदिंग, डाइजेशन, स्वेटिंग, जिसे हम अपने विल पे स्टार्ट या स्टॉप नहीं कर सकते। ब्रीदिंग भी ऑटोनोमस होती है, क्योंकि मान लीजिए आपने अपनी सांस रोकी तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप फर्दर उसे नहीं रोक पाएंगे, तो इसलिए ब्रीदिंग भी सेल्फ गवर्निंग प्रोसेस है। अब मान लीजिए अगर डाइजेशन ऑटोनोमस ना हो और हमने खाना खाया मगर डाइजेशन स्टार्ट करना भूल गए, तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ऐसे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है जो हमें जिंदा रखने के लिए जरूरी होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो हमें वॉलेंट्री एक्शंस करने में हेल्प करता है और हमारे ब्रेन के कॉन्शियस कंट्रोल में होता है। एग्जाम्पल, रीडिंग, राइटिंग, डांसिंग एटसेट्रा। डन? तो ये कंप्लीट हो गया नर्वस सिस्टम। जितना मैंने इस वीडियो में आपको कराया है उतना अगर आपने कर लिया तो आप नर्वस सिस्टम से एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, एंड अंटिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे क्यूरियस।